आदाब नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज़ का खास प्रोग्राम अब तक आप देख रहे हैं जम्मू के स्टूडियो से बराह रास्त में आसिफ रशीद। प्रोग्राम में सबसे पहले भारत पाक कशीदगी के हवाले से बात करेंगे क्योंकि कुछ बड़े फैसले बैक टू बैक भारत सरकार की जानिब से लिए जा रहे हैं ताकि पाकिस्तान पर पहलगाम हमले के बाद की जो कार्रवाइयाँ हैं या पहलगाम हमले के बाद जो शदीद गम गुस्से का इजहार किया जा रहा है उस पर भारत सरकार की जानिब से सख्त फैसले हों, इस पर दबाव भारत सरकार की तरफ से और बैक टू बैक कुछ फैसले भी हो रहे हैं। और इन सब के बीच में अहम तरीन खबर यह है कि इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर जो सूरत हाल है उसके बाद भारत सरकार ने IMF के जरिए भी पाकिस्तान पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है और इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड या जो मालियाती इदारा है आलमी सतह पर इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की खिदमात को फौरी तौर पर ख़त्म करने का हुक्मनामा जारी कर दिया है। डॉक्टर कृष्णामूर्ति सुब्रमण्यम, जिनकी खिदमात एक तवील मुद्दत से इस बड़े इदारे के अंदर चल रही थी, उनको ख़त्म करने का सरकारी तौर पर ऐलान हुआ है, जिसका मतलब यह है कि भारत ने IMF से पांव पीछे खींच लिया है और डॉक्टर सुब्रमण्यम की खिदमात को फौरी असर से खत्म करने की मंजूरी जैसे ही भारत सरकार की जानिब से दी गई तो पाकिस्तान को दी जाने वाली माली सहूलियात से मुतल्लिक IMF के बोर्ड के अहम जायजा इजलास से पहले यह फैसला लिया गया और नाराजगी जाहिर की जा रही है। पाकिस्तान पर दबाव बन रहा है और हो सकता है कि आइंदा 48 से 72 घंटों में कोई बड़ा फैसला IMF से भी आए, क्योंकि एक अहम तरीन इजलास होने जा रहा है, बोर्ड का जायजा इजलास होगा। IMF जिसका बड़ा काम है कि किस मुल्क को कितना पैसा या कितने फंड्स दिए जाएं, लोन की शक्ल में कितने दिए जाएं, तामीर और तरक्की के लिए उनमें से कितना पैसा खर्च हो रहा है और मुल्क के कहीं किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ या दहशतगर्दी को फरोग देने के लिए कहीं ये पैसा इस्तेमाल तो नहीं होता। इन सारी चीज़ों का जायजा लिया जाता है और इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड जिसके पास ये भी इख्तियारात हैं कि वो इस जायजा इजलास के बाद बोर्ड के जिम्मेदारान की मुतफ़क्का राय अगर बनती है तो पाकिस्तान को दिए जाने वाले कर्ज के बाद उस पर दबाव भी डाल सकता है कि वो जो मज़ीद कर्जों का मुतालबा पाकिस्तान की तरफ से है वो ख़त्म किया जा सकता है। तो उससे पहले जब बोर्ड का इजलास होना है, डॉक्टर कृष्णामूर्ति सुब्रमण्यम भारत की तरफ से जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे उनकी खिदमात IMF के अंदर खत्म करने का हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़े फैसले की तरफ आपको लिए चलते हैं भारत सरकार की जानिब से, जहां पर मुसलसल पाकिस्तान पर दबाव डाला जा रहा और इन सब के बीच में कशीदगी में भारत और पाकिस्तान के शहरी एक दूसरे के मुल्क से डेडलाइन से पहले वापस लौट रहे थे, लेकिन इन सब के बीच में कशीदगी के बीच पाकिस्तानी खातून से शादी करने के बाद CRPF एहलकार को बरतरफ कर दिया गया है, नौकरी से उनको निकाल दिया गया है। बगैर रस्मी कार्रवाई के शादी करने का इल्ज़ाम है और कवायद की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम भी CRPF एहलकार पर लगा है। पाकिस्तान की जो शहरी थी खातून मिनहाल खान, जिनके साथ गुज़श्ता बरस CRPF एहलकार ने शादी की थी और जम्मू सूबे के अंदर रह रहा था, लेकिन गुज़श्ता दिनों उनकी अहलिया यानी मिनहाल खान वापस पाकिस्तान जा रही थी और अब CRPF ने, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस ने CRPF एहलकार मुनीर अहमद को पाकिस्तानी खातून से शादी करने के बाद दस्तावेजात छुपाने और शादी छुपाने पर कौमी सलामती के खदशात का हवाला देते हुए उन्हें बरतरफ कर दिया है। नेशनल सिक्योरिटी का इशू इसको बताया गया है। मुनीर अहमद जो आखिरी बार CRPF की 41वीं या 41वीं बटालियन में तैनात थे, जिनको मुख्तलिफ दफात के तहत मुलाजमत से हटाया गया, जो बगैर किसी ज़ाब्ता इंक्वायरी के बर्खास्ती की इजाज़त देता है, जिस तरीके से मुलाजमिन के खिलाफ कार्रवाइयाँ होती हैं और वो कोर्ट भी नहीं इस मामले में जा सकेंगे। CRPF के तर्जुमान डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल M धीनाकरन के मुताबिक मुनीर अहमद को एक पाकिस्तानी शहरी से अपनी शादी को छुपाने और जानबूझकर उसके वीज़ा की दुरुस्ती से बाहर रखने पर फौरी असर के साथ मुलाजमत से बरतरफ कर दिया गया और इसके इक़दाम सर्विस कंडक्ट रूल्स की खिलाफ वर्जी है, कौमी सलामती के लिए नुकसानदेह है और ये शादी उस वक्त मंजर-ए-आम पर आई, इसकी खबरें तब बाहर आईं जब भारतीय हुकूमत ने पाकिस्तानी शहरियों को मुल्क छोड़ने की हिदायत दी और जिसमें पहलगाम हमले में 26 से ज़्यादा शहरियों की जान गई। सिफारती सतह पर ताल्लुकात पाकिस्तान से ख़त्म किए गए। उसी दौरान मिनाल खान वापस पाकिस्तान नम आंखों के साथ लौट रही थी। उनका मामला अदालत में भी पहुंचा था एडवोकेट अंकुर शर्मा के जरिए और उन्होंने इस बात की तस्दीक GK मीडिया के साथ बात करते हुए की थी कि CRPF एहलकार ने जो कागजात जमा कराने हैं, जो रस्मी कार्रवाई पूरी करनी होती है, वो CRPF के हेडक्वार्टर में उन्होंने करवा दी थी
अब आज जब हवाला दिया गया नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा और खदशात का इजहार करते हुए कहा गया कि उनको नौकरी से इस तरफ बरतरफ किया जाता है, इसलिए बरतरफ किया जाता है क्योंकि सर्विस कंडक्ट रूल्स की खिलाफ वर्जी है, प्लस उनने शादी जब की है, अभी यहाँ से उनको मंजूरी नहीं मिली थी कि वो शादी करें, इजाज़त नहीं दी गई थी कागजात जमा कराने के बाद, लेकिन शादी करने के बाद उसने शादी छुपाई भी। सीआरपीएफ की दाखिली जांच से पता चला है कि जवान अपनी शादी या भारत में अपनी बीवी के तवील क़याम की इतला मुतलका हुकाम को देने में नाकाम रहा। लॉन्ग टर्म वीज़ा पर वो अपनी अहलिया के साथ यहाँ रह सकता है या उसको रखेगा, ये अथॉरिटीज़ को जवाब नहीं दे सका। और सीआरपीएफ भारत के मरकजी दाखिला सलामती फोर्स के एहलकारों के तर्ज अमल के हवाले से सख्त ज़ाब्ते पहले से है, ख़ासतौर पर नेशनल सिक्योरिटी से मुतल्लिक जो मामलात हैं, जो इशूज़ हैं, उन पर ज़्यादा तवज्जो रहती है, इसलिए कोई कॉम्प्रोमाइज़ अथॉरिटीज़ के मुताबिक नहीं होगा, उनको नौकरी से बरतरफ कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर आपको बताएं, पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद कार्रवाइयां जारी हैं, जहां जम्मू कश्मीर के अंदर इस केस को कौमी तहकीकाती एजेंसी देख रही है, लेकिन खबर यह है कि कोट बलवाल जेल में भी दहशतगर्दों से मिले लोग या फिर बालाई वर्करों से पूछताछ हो रही है और अब तक सैकड़ों लोगों से पूछताछ हो चुकी है। कई लोगों से सवाल जवाब का सिलसिला 23 अप्रैल के बाद से ही चला है। इस बीच ऊनी वाले, घोड़े वाले और इतलात के मुताबिक जो मकामी गाइड हैं उनसे भी पूछताछ एनआईए की टीम की जानिब से की गई है और मजीद लोगों के नाम सामने आ सकते हैं। लेकिन खबर यह है कि कोट बलवाल जम्मू के अंदर इस केस की तफ्तीश के सिलसिले में कौमी तहकीकाती एजेंसी पहुंची। बैसरन वादी के अंदर जो हमला हुआ, 26 लोगों की जान गई, उसके बाद तहकीकाती अमल तेज किया गया और खबर है कि कई लोग जो ऑलरेडी जेलों के अंदर बंद है, शायद कुछ ऐसे एविडेंसेस मिले हैं एनआईए की टीम को जो जेल के अंदर बैठे लोगों से भी पूछताछ कर रही है। गुलिस्तान न्यूज नुमाइंदा शिल्पा शर्मा के पास चलेंगे, हमारे साथ इस वक्त जम्मू से ज्वाइन कर रहे हैं। शिल्पा, क्या तफसीलात हैं इस केस के हवाले से आपके पास? सरकार से पहलगाम टेरर अटैक के बाद लगातार एनआईए के द्वारा जो है वो कश्मीर घाटी में कई लोगों को पूछताछ किया गया और इसी बीच जम्मू में आज सुबह सवेरे ही एनआईए की टीम जो है वो पहुंची थी सेंट्रल जेल, जहां पे जम्मू के कोट बलवाल जेल में, जहां पे निसार अहमद और साथ ही साथ जो मुश्ताक खान है उनसे जो है वो पूछताछ करने के लिए वहां पर पहुंची थी, क्योंकि 2023 अगर राजौरी के डांगरी अटैक की बात करें तो ये दोनों जो है यानी कि ये लश्कर के अवरग्राउंड वर्कर्स हैं और इसमें जो है उनकी मदद, टेररिस्ट की मदद करने में जो है वो मुलव्विस पाए गए थे, जिसके चलते इनकी गिरफ्तारी हुई थी और उन्हें जम्मू के कोट बलवाल जेल में जो है वो बंद कर दिया गया था। और अब जिस प्रकार से एनआईए को ये संदेह था कि इनकी जो है वो इसमें यानी कि सम्मिलित हो सकते हैं, इन्वॉल्वमेंट इनकी हो सकती है, जो ग्रुप ऑफ टेररिस्ट जिनके द्वारा जो है वो पहलगाम टेरर अटैक को जो है वो अंजाम दिया गया, उनकी मदद जो है वो इनके द्वारा की जा सकती है, इस प्रकार का संदेह था। जहां पर निसार अहमद और मुश्ताक खान से जो है वो पूरी तरीके से सुबह सवेरे ही एनआईए जो है उन्होंने पूछताछ की और ये संदेह था कि कहीं न कहीं या फिर जो अफगान वर्कर्स है वो टेररिस्ट जिनके द्वारा जो है वो पहलगाम अटैक किया गया है, तो क्या और भी इसमें जो है वो यानी कि कहाँ वो छुपे थे, क्या और भी लोगों के द्वारा उनकी जो है वो मदद की गई है, किन के द्वारा मदद की गई है, वो कौन से लोग हैं, तो इस प्रकार का संदेह था, जिसके चलते जो है उन्होंने आज सुबह सवेरे वहां पर जो है मुश्ताक खान और ढांगरी हमले की तरफ जब इस केस को रेफर किया गया, या ढांगरी का नाम भी बीच में आ रहा है, वो जो इंसिडेंट 2022-23 में हुआ, उस वक्त कुछ लोग पकड़े गए जो इस वक्त कोट बलवाल जेल जम्मू में है, क्या उन लोगों से पूछताछ, उनके आसपास जो ग्रुप्स हैं उनसे पूछताछ हुई, या ये कंफर्मेशन है कि सीमा पार जो लोग बैठे हैं, सरहद पार इस वक्त है, उनमें से कुछ लोगों के साथी जो यहाँ पकड़े गए, जेलों के अंदर हैं, सजाएं काट रहे हैं, उनसे सवाल जवाब हुए? देखिए, जिस प्रकार से एनआईए को जो संदेह किया, यानी कि जिन लोगों पर जो है वो संदेह किया गया है उन्हें पूछताछ की गई है। फिलहाल सुबह सवेरे जब एनआईए की टीम जम्मू के सेंट्रल जेल में पहुंची थी तो तब ये खबर सामने आई थी कि जो डांगरी टेरर अटैक में जो लश्कर के अफगान वर्कर हैं वो जेल में बंद है, उनसे पूछताछ की गई है। तो फिलहाल हो सकता है कि और भी लोग जो है वो उसमें यानी कि एनआईए को जो है वो संदेह हो तो और भी लोगों से जो है वो पूछताछ की गई हो, लेकिन फिलहाल जो खबर हमारे पास पहुंची है कि निसार अहमद और साथ ही साथ मुश्ताक खान से जो है वो पूछताछ की गई है, क्योंकि देखिए जो
आखिरी टेरर अटैक हुआ था, टेररिस्ट की मदद की गई थी, लश्कर के अवर वर्कर्स ने जो है वो फूड शेल्टर साथ ही साथ रास्ता बताया गया था। तो हो सकता है कि इनके द्वारा यानी कि जो ग्रुप ऑफ टेररिस्ट वहां पर पहुंचे थे, तो कहीं न कहीं इनकी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है या फिर इनके द्वारा कोई और लोग जो है वो इसमें शामिल हो सकते हैं। तो इस प्रकार का संदेह था, जहाँ पे पूछताछ जो है वो एनआईए के द्वारा की गई। शिल्पा शर्मा तफसीलात फराहम कर रही थी, बहुत शुक्रिया डिटेल्स देने के लिए। कोट बलवाल जम्मू के अंदर OGWs या जो बालाई वर्कर हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ अब शुरू की गई हैं। आगे बढ़ते हैं, बात जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के हवाले से, जो इस वक्त दारुल हुकूमत दिल्ली में मौजूद हैं और आज शाम वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दारुल हुकूमत दिल्ली में वो मुलाकात के दौरान जम्मू कश्मीर की सलामती सूरत हाल को डिस्कस कर रहे थे और इब्तदाई मालूमात के मुताबिक पार्टी तर्जुमान की जानिब से भी इस बात की तस्दीक की गई है कि पहलगाम में होने वाले हमले के बाद से जब ये सारी कार्रवाइयाँ चल रही थी या जब जम्मू कश्मीर के अंदर तमाम एजेंसियाँ इस वक्त मुतहर्रिक है, एक कार्रवाई का सिलसिला भी कौमी तहकीकाती एजेंसी के साथ पुलिस की जानिब से देखा गया है। उसी दौरान ये मुलाकात दारुल हुकूमत दिल्ली के अंदर हुई है और ये मीटिंग की तस्वीर आपके सामने दिल्ली की, जहां पर उमर अब्दुल्ला ने पहलगाम में होने वाले हमले के बाद ये पहली मुलाकात वज़ीर आज़म से की है। और इससे पहले जम्मू कश्मीर के अंदर 28 तारीख को एक खुसूसी इजलास भी असम्बली का तलब किया गया था, जहां पर तमाम कायदीन ने अपनी अपनी बात रखी थी। मौजूदा सूरत हाल पर तमाम पार्टियों को डिस्कस करने का मौका दिया गया था, वक्त मिला था और उसके बाद दारुल हुकूमत दिल्ली में ये मुलाकात माना जा रहा था लगभग तय है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला जब दिल्ली में थे तो गुज़श्ता हफ्ते हुए दहशतगर्दाना हमले समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल हुआ जो ज़्यादा सिक्योरिटी मामलात थे। इस मुलाकात के दौरान खबर यह है कि 30 मिनट तक वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह पर, उनके रेजिडेंस पर उमर अब्दुल्ला मौजूद रहे। मजमूई सलामती सूरत हाल पर गौर खौज करने के अलावा पहलगाम हमले में के बारे में तफसीली बातचीत हुई है। 22 अप्रैल में इस अफसोसनाक वाक़े के बाद दोनों रहनुमाओं के दरमियान ये पहली मुलाकात है जिसमें 26 अफराद की जाने गई, ज़्यादातर सयाह थे और एक मकामी आबिद हुसैन नामी शहरी भी था जिसकी जान चली गई थी। उसके बाद ये पहला मौका था जब जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर और मुल्क के प्राइम मिनिस्टर मिले हों। इधर खबर ये भी है कि दीगर कुछ वज़रा से भी उमर अब्दुल्ला की मुलाकात हो सकती है, ताहम पार्टी की जानिब से या हुकूमती ज़राए के मुताबिक अभी इस बात की कोई तस्दीक नहीं हुई है। दूसरी जानिब 22 अप्रैल के बाद से ही शाम के वक्त इस हमले के बाद श्रीनगर में वज़ीर दाखिला का दौरा हुआ था। उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर से भी मुलाकातों का सिलसिला चला। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी भी जम्मू कश्मीर पहुंचे थे। दीगर कायदीन दारुल हुकूमत दिल्ली से सूरत हाल का जायजा लेने के लिए यहाँ पहुंच रहे थे। तमाम लोग मुलाकातें भी कर रहे थे, सूरत हाल पर अफसोस का भी इजहार किया जा रहा था और इन सब के बीच में आज ये मुलाकात दिल्ली के अंदर हुई है जिसमें जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सिचुएशन को डिस्कस किया गया है। इधर पाकिस्तानी फौज की जानिब से गुज़श्ता शब भी जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ इलाकों में लाइन ऑफ कंट्रोल और बैनुल-अक़वामी सरहद पर बिला इश्तियाल फायरिंग की गई। फौजी ज़राए के मुताबिक, जिसमें बाद में जाकर दिफाई तर्जुमान ने भी जिसकी तस्दीक की, कुपवाड़ा, उड़ी, अखनूर और आसपास के इलाकों में बिला इश्तियाल फायरिंग दौरान शब हुई। भारतीय फौज ने इसका मौसर जवाब दिया, ताहम किसी तरह के जानी या माली नुकसान की कोई इतला मौसूल नहीं हुई है। ये कार्रवाइयाँ गुज़श्ता 9 दिनों के दौरान काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली हैं और पाकिस्तान की जानिब से अब तक 9 दिनों में 18 मरतबा सीज़ फायर वायलेशंस की गई हैं। मुख्तलिफ इलाकों के अंदर ख़ासतौर से सरहदी देहात में फायरिंग या फिर भारत पाकिस्तान कशीदगी के बीच ज़बरदस्त खौफ की लहर है। लाइन ऑफ कंट्रोल और आसपास के इलाकों में जहां पर अफवाज जवाबी कार्रवाइयों के लिए तैयार हैं, वहीं दूसरी जानिब मकामी शहरी ज़बरदस्त खौफ में मुब्तला है। ताहम इस अज़्म का यादा किया जा रहा है कि वो भारतीय अफवाज के साथ मुश्किल सूरत हाल में खड़े हैं ताकि मुल्क का दिफा किया जा सके और दहशतगर्दाना सरगर्मियों से जम्मू कश्मीर को निजात मिले। लाइन ऑफ कंट्रोल से रिपोर्ट के साथ साहिल शमीर। पहलगाम अटैक के बाद सरहदी इलाकों में जो लोग रह रहे हैं उनके अंदर जो है खौफ दहशत का माहौल इस वक्त देखने को मिल रहा है। जिस तरह से पहलगाम अटैक में जो है 27 टूरिस्टों की जान चली गई है, उसमें जो भी लोग मुलवस हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लोग इस वक्त जो है, जो बॉर्डर के लोग हैं वो डरे सहमे हुए हैं। जिन लोगों के पास बैंकर है उन्होंने जो है उनकी साफ़ सुथराई की है ताकि वो जो है, जिस तरह से यहाँ पर हालात इस वक्त पैदा हो गए हैं, लोग चाहते हैं कि हम जो है
अमान से यहाँ पर रहना चाहते हैं। जिस तरह से उनकी खेती बाड़ी बाकी चीज़ें जो है वो इस वक्त जो है उरूज पर थी, लेकिन लोग जो है वो चाहते हैं कि जिस तरह से अमान को यहाँ कश्मीर में बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, उनके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो जितने भी टूरिस्ट प्लेस है, खासकर अगर हम बॉर्डर टूरिज़म की बात करेंगे, बॉर्डर टूरिज़म को जो है इस बार फ्लो देखने को मिल रहा था, लेकिन वो भी जो है वो ख़त्म हो गया है। लोगों ने जो है अब यही डिमांड की है मरकज़ी सरकार के साथ साथ जो जम्मू कश्मीर सरकार है उनसे डिमांड की है कि इस बार जो है एक ही बार फैसला होना चाहिए, ताकि बार बार मरने से बेहतर है एक ही बार जो है आर पार होना चाहिए। जिस तरह से हमने आम लोगों के साथ साथ यहाँ के पॉलिटिकल लीडरों से बात की है, वो भी चाहते हैं कि जिस तरह से यहाँ पर अमन अमान को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, उससे बेहतर है कि एक ही बार जो है पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। तो पाकिस्तान की जानिब से लगातार जो है सरहदी इलाकों में सीज़ फायर वायलेशन की जाती है, लेकिन भारतीय सेना भी जो है इस वक्त अलर्ट नज़र आ रही है और वो मुंह तोड़ जवाब दे रही है। साहिल शमीम, गुलिस्तान न्यूज़, कुपवाड़ा। इधर सरहदी जिला कुपवाड़ा से जहां हमारे नुमाइंदे रिपोर्ट कर रहे थे, राजौरी, पुंछ, बांडीपुरा और बारामूला के अंदर भी सूरत हाल इसी तरह की है, जबकि बैन अवी सरहद पर भी खौफ का माहौल है। सरहदी जिला पुंछ के पुंछ सेक्टर, शाहपुर सेक्टर, सावजिया, इसके अलावा वो निचले इलाके जो सरहद के पास पास आते हैं, उन इलाकों में भी सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। इन सरहदी इलाकों के अंदर जहां फौज की जानिब से मुसलसल गश्त की जा रही है, दीगर कई इलाकों के अंदर भी सूरत हाल ऐसी है। रात के वक्त में खास तौर से पेट्रोलिंग तेज की जा रही है, ताहम सरहदी इलाकों में खौफ व दहशत का माहौल बरकरार है। और आसपास के इलाकों में जो सरहदी देहात हैं, पुंछ के अंदर भी जहां पर सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम हैं, ताहम सरहदी इलाकों के अंदर कशीदगी के बीच सिक्योरिटी फोर्सेस खास तौर से तलाशी कार्रवाइयों का सिलसिला तेज किए हुए हैं, जबकि सरहद पार से गुज़श्ते दिनों होने वाली गोलाबारी से अगरचे किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ, ताहम शहर गाम के अंदर नुकसान का खदशा या खौफ लोगों को सता रहा है। जुलास, सलोत्री और आसपास के इलाकों में, जिनमें देगवार भी शामिल हैं, इन सेक्टरों में माजी में भी सरहदी गोलाबारी से शदीद नुकसान उठाना पड़ा है, लेकिन इस बार भी जहां नुकसान अगरचे नहीं हुआ, मुल्हक्का देहात के अंदर LOC में खौफ दहशत का माहौल पाया जा रहा है। वहीं दूसरी जानिब अफवाज मुल्क का दिफा करने के लिए जहां तैयार हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास रिहाइश पजीर आबादी भी फौज या BSF के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। इधर बंकरों की असर तामीर करना इस वक्त तो मुश्किल है, ताहम माजी में इस तरह के इकदाम उठाए गए हैं जहां शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाया जाए, इसलिए बंकरों में भी लोग आहिस्ता आहिस्ता मुंतकिल होना शुरू हो गए हैं। पहलगाम हमले के बाद भारत पाकिस्तान के दरमियान सरहदी कशीदगी मुसलसल उरूज पर है। दोनों ममालिक के दरमियान लाइन ऑफ कंट्रोल और बैनुल अक़वामी सरहद पर हालात पुरतनाव हैं। कशीदा हालात के दौरान जहां दोनों तरफ से सरहद पर लोग काफ़ी परेशान हैं, वहीं पाकिस्तानी हुकाम की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल से मुतसिल इलाकों में काम करने वाली बैंक की शाखों को भी बंद करने का सिलसिला शुरू हुआ है। पाकिस्तान ने आज हबीब बैंक लिमिटेड रक्कड़ बाजार में ब्रांच अचानक बंद कर दी और ब्रांच के बाहर एक नोटिस चस्पा कर दिया। LOC या बॉर्डर एरिया पर सिक्योरिटी से मुतल्लिक मसाइल की वजह से बैंक और ATMs को बंद कर दिया गया है। इतलात के मुताबिक मकामी लोगों को शदीद माली लेन देन का सामना है, बल्कि अब कारोबार और रोजमर्रा के उमूर में भी मुश्किलात आने लगी हैं। मकामी लोग सरहद पार ये बताते हैं, उनका दावा है कि हचीरा, खाईगाला और तरारखल की शाखें भी इसी तरीके से बंद कर दी गई हैं, जिससे मजीद मुश्किलात लोगों की बढ़ रही हैं। आपको ये भी बताते चलें कि सरहद पार इमरजेंसी जैसे हालात हैं, जहां मुसलसल फौज की जानिब से फिजाई और ज़मीनी मशकों का आगाज़ गुज़श्ता दिनों किया गया था, जबकि समुद्री रास्तों को भी भारत की जानिब से जब ब्लॉक किया गया तो पाकिस्तानी अफवाज की जानिब से सरगर्मियाँ तेज़ की गई हैं। ताहम इन सब के बीच सरहदी इलाकों में ज़्यादा सरगर्मियाँ या हाई अलर्ट नज़र आ रहा है।
इधर भारतीय हुकाम की जानिब से पहलगाम हमले के बाद मुख्तलिफ किस्म के फैसले और पाकिस्तान पर दबाव बनाने का सिलसिला जारी है। सिफारती सतह पर इकदामात के बाद फौजी हुकाम जहां अपनी जगह कार्रवाइयों की तैयारियां कर सकती है, तो दूसरी जानिब भारत सरकार भी कई बड़े फैसले ले रही है, जिनमें डिजिटल स्ट्राइक भी शामिल है। और डिजिटल स्ट्राइक के तहत बाबर आजम, रिजवान, शाहिद आफरीदी, अताउल्लाह ताराड़ और दीगर अहम शख्सियात के सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद करने के बाद अब साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का सोशल मीडिया अकाउंट भी भारत के अंदर काम करना बंद कर चुका है। हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान के कई बड़े सियासी शख्सियात, क्रिकेटर्स, फिल्मी सितारों के सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद करने का सिलसिला कुछ रोज पहले शुरू हुआ था। पाकिस्तानी गुलकारा और मारूफ सूफी गुलकारा आबिदा परवीन का इंस्टाग्राम अकाउंट भी भारत में आज ब्लॉक कर दिया गया। ये दूसरा ऐसा मौका है जब पाकिस्तानी फनकारों में से कई अहम शख्सियात जो भारत के अंदर एक तवील मुद्दत तक खिदमत अंजाम दे चुकी है, उन पर भी कार्रवाई हुई है। ये कार्रवाई ठीक उस वक्त अमल में लाई गई जब हानिया आमिर, माहिरा खान, अली जफर और फवाद खान के इंस्टाग्राम अकाउंट्स पर भी पाबंदी आयद की गई। इससे कबल पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के यूट्यूब चैनल को बंद किया गया, जबकि क्रिकेटर बाबर आजम, रिजवान, शोएब अख्तर, शोएब मलिक, हसन अली समेत कई लोगों के इंस्टाग्राम अकाउंट्स पर पाबंदी आयद कर दी गई और ये भारत में अब बंद इस वक्त हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, दीगर खबरों का रुख करते हैं। जिला डोडा में हुकाम ने कौमी सलामती की खदशात के पेश नज़र वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स या VPN पर फौरी तौर पर 2 माह की पाबंदी आयद कर दी है। ये इकदाम इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के बाद किया गया, जिससे जाहिर होता है कि VPNs का इस्तेमाल गैरकानूनी सरगर्मियों और इश्तियाल अंगेज मवाद फैलाने के लिए किया जा रहा है, जो मुमकिन तौर पर खित्ते में बदअमनी को हवा देता है। नाफिज होने वाली इस पाबंदी का मकसद जिले में अमन व इस्तेकाम को मुतासिर करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म के गलत इस्तेमाल को रोकना है। मुतलका हुकाम ने इस बात पर भी जोर दिया कि यह फैसला ऑनलाइन सरगर्मियों से निपटने के लिए जारी कोशिशों का हिस्सा है, जो कि कौमी सलामती के लिए खतरा है। पाबंदी की खिलाफ वर्जियां अगर होती हैं तो इस पर मकामी कवानीन के मुताबिक कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। डोडा जिले में VPNs के इस्तेमाल पर अगले 2 महीनों तक पाबंदी आयद कर दी गई है, जहां मकामी लोगों से भी मदद या ताउन के लिए पुलिस हुकाम की जानिब से अपील की गई है। इधर जिला डोडा में इंतजामिया ने भारतीय शहरी तहफ़्फ़ुज़ संहिता या BNS 2023 की दफ़ा 163 के तहत नफरत अंगेज तकारीर और काबिल एतराज़ अवामी बयानात पर पाबंदी आयद करने का आज हुक्मनामा जारी किया। इस हुक्मनामे के मुताबिक कोई भी फर्द डिजिटल प्लेटफॉर्म, तंजीम या कम्युनिटी का नुमाइंदा अवामी मकामात, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज तकारीर, काबिल एतराज़ रिमार्क्स या गैर जिम्मेदाराना बयानात की अशात या गर्दिश नहीं करेगा। हुक्मनामे में मजीद कहा गया है कि कोई भी शख्स या गिरोह ऐसी कार्रवाइयों में मुलव्विस या उनकी हौसला अफजाई नहीं करेगा जो कम्युनिटीज़, मजहबी गिरोहों, समाजी राब्तों की शक्लों के जरिए तशद्दुद, नफरत या दुश्मनी को हवा दे। हुक्मनामे में मजीद कहा गया कि कार्रवाइयाँ फ़िरका वाराना कशीदगी को हवा देने, तशद्दुद को हवा देने या फ़िरका वाराना तौर पर हसास इलाका डोडा में अमन को ख़राब करने की सलाहियत रखते हैं। इंतज़ामिया ने मजीद कहा कि इस तरह के रवैये से न सिर्फ फ़िरका वाराना हम आहंगी को ख़तरा है, बल्कि शोहदा के ख़ानदानों के जज्बात को भी ठेस पहुँचती है और अमन अमान के वसी तर मसाइल में इजाफे का ख़तरा है। इंतज़ामिया ने यह भी नोट किया कि कुछ अफराद बगैर पेश की इजाज़त के अवामी जलसों, रैलियों और जुलूसों का एहतमाम करते हैं, जिससे रोज़मर्रा की ज़िंदगियाँ, ट्रैफिक में खलल पड़ना और मुमकिन तौर पर सिक्योरिटी की खिलाफ वर्जियाँ एक मामूल बन चुका है। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में आला तालीम याफ्ता नौजवान इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की सरकार मुख्तलिफ सरकारी महकमों में 30,000 से ज़्यादा खाली असामियों को पुर करें, लेकिन सबसे ज़्यादा मुतासरा शोबों में महकमा तालीम या फिर शोबा सेहत है। मुख्तलिफ हिस्सों की तरह जम्मू कश्मीर के सरहदी ज़िला पुंछ में भी इसी तरह की सूरत हाल है। निज़ाम तालीम की बेहतरी के लिए शहरियों की जानिब से आज गुलिस्तान नुमाइंदा आकाश मलिक से बात करते हुए गुलिस्तान न्यूज़ के इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए अपने तासुरात का इजहार किया गया और कहा गया कि मुख्तलिफ इलाकों के अंदर मुतलका हुकाम, बिलखुसूस महकमा तालीम या जम्मू कश्मीर सरकार की जानिब से भर्तियों का अमल अगर शुरू होता है तो इस सिलसिले से कम महकमा तालीम के अंदर खाली असामियों को वक्ती तौर पर किया जा सकता है। याद रहे कि जनरल लाइन टीचर्स की भर्तियां भी साल 2014 में आखिरी मरतबा अमल में लाई गई थी, जिसके बाद किसी भी इस तरह की स्कीम के तहत या सरकार की जानिब से नई पॉलिसी का ऐलान नहीं हुआ जिससे जम्मू कश्मीर में नई भर्तियों का अमल हुआ हो, बेरोजगारी का मसला दूर हो और मुतअद्दिद स्कूलों के अंदर लेक्चरर्स या फिर मास्टर्स या टीचर्स की असामियों को पुर किया जा सके जो कई बरसों से खाली पड़े हैं। जबकि
अहम तरीन मजमून पढ़ाने के लिए भी असातिज़ा की कमी है। मकामी लोगों ने वक्ती हुकूमत से अपील की कि महकमा तालीम में भर्ती अमल शुरू किया जाए ताकि तलबा का मुस्तकबिल तारीख से बचे, निज़ाम तालीम बेहतर बने। याद रहे कि कई स्कूलों में हालिया इम्तहानी नताइज में नाकस कारकर्दगी की वजह से भी मकामी आबादी में ज़बरदस्त नाराज़गी है, जिनके मुताबिक अगर असातिज़ा की कमी खित्ते के अंदर ना होती तो तालीमी निज़ाम इतना अबतर और निचली सतह पर न पहुँचता। सुप्रीम कोर्ट में मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता या मुख्तलिफ तबका फ़िक्र के लोगों की जानिब से निज़ाम तालीम को बेहतर बनाने की अपील जम्मू कश्मीर की मौजूदा सरकार से गुलिस्तान न्यूज़ के जरिए की गई। पेश नजर ये गुजारिश करना चाहूंगा कि खित्ता पीर पंजाल बिलखसूस पुंछ जिला के अंदर जितनी भी असामियां मुख्तलिफ सरकारी स्कूलों में जो इस वक्त खाली पड़ी हैं उनको फौरी तौर पर फिल किया जाए और ये एक कदम होगा, एक नई शुरुआत होगी बेरोजगार नौजवानों के लिए जो इस ताक में है कि कभी ना कभी जो है ये असामियां फुल करने के लिए कोई एडवर्टीजमेंट निकलेगी और हम लोग अपने हुनर का मुजाहिरा करते हुए असामियों को फुल करने में कामयाब हो पाएंगे। लेकिन जहां तक सरकारी स्कूलों का कंसर्न है वहां पर टीचिंग स्टाफ ही नहीं, लेक्चर की पोस्टें खाली है और उस्ताद इकराम की बहुत सारी असामियां खाली है। कई स्कूल में हाई सेकेंडरी ले लो, मैं सब डिवीजन सुनकोट के अगर हायर सेकेंडरी स्कूलों की बात करूं तो यहाँ पर गर्ल हाई सेकेंडरी है, बॉयज हाई सेकेंडरी है, गौतला है, सांगला है, सनई है, गरसाई है, मेंढर है और दीगर बफलियाज है। और कितने स्कूल हैं जहां पर उस्तादा की कमी है। उस्तादा की कमी की वजह से तालीम सही टाइम पर नहीं मिल पाती बच्चों को, जिसका नतीजा ये हुआ है। मैं ये कहता हूँ कि जो हालिया 12th क्लास का रिजल्ट आया है उससे आपको मालूम है 10th का और 12th का आया है और इन दोनों रिजल्ट्स में आप देख सकते हैं कि किस किस्म के रिमार्क्स बच्चों के आए हैं, किस किस्म का रिजल्ट सामने आया है। और आप देखो जहां तक बच्चों को स्कूलों में टीचिंग स्टाफ ही नहीं है तो बच्चे कहां से पढ़ेंगे। तो आज के इस वक्ती दौर में हमारे बहुत सारे स्कूल जिनमें हायर सेकेंडरी स्कूल भी है, हाई स्कूल भी है, उनमें लेक्चरर साहिबान की काफ़ी पोस्टें जो है वो वैकेंट पड़ी हुई हैं और ये 2014 के बाद कोई रिक्रूटमेंट हुई नहीं है। तो हमारे मसलन लठोंग हायर सेकेंडरी है, हाड़ी हायर सेकेंडरी है, सुरनकोट हायर सेकेंडरी है, गर्ल हायर सेकेंडरी स्कूल है, तो सो मैंने अदर हाई स्कूल भी इस तरीके से जो है वो पड़े हुए हैं, हाल ही पड़े हुए हैं। और कोई बच्चा जो है उसको जो है वो जो तालीम दी जानी चाहिए थी हमारे बच्चों का, क्योंकि राइट टू एजुकेशन जो है हमारा फंडामेंटल राइट है। लेकिन मैं नहीं समझता कि ये हुकूमत पिछले 5 साल से एक भी जो है भर्ती वो नहीं हो रही है। हमारे नौजवान पढ़े लिखे जो हैं वो नेट वगैरह किया है, उन्होंने PhD की हुई है, कोई रिक्रूटमेंट नहीं हो रही है +2 लेक्चरर्स के लिए। और जितने भी हमारे हायर सेकेंडरीज हैं उनमें आज भी अगर मैं कहूँगा जो डायरेक्टर एजुकेशन है, कमिश्नर हैं, कि वहाँ पे एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो है वो बना के भेजी जाए इन हायर सेकेंडरीज की हालत क्या है। और आज जो रिजल्ट हुए हैं ये 10th के और 12th के, उन रिजल्ट से पता चल जाता है कि हमारा जो एजुकेशन का स्टैंडर्ड सुप्रीम कोर्ट में क्या है इस वक्त बना हुआ। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। मैं डिमांड करूंगा LG से कि जितना जल्दी हो सके और जो SSRB है या PSC है कि बहुत जल्दी जो है ये एग्जाम कंडक्ट किए जाएं ताकि ये जितनी भी असामियां खाली है पिछले। चलिए, प्रोग्राम अब तक जारी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद प्रोग्राम अब तक में आपका इस्तकबाल। श्रीनगर और शोपियां के बाद वस्ती कश्मीर के बडगाम जिले में पुलिस ने मकामी लोगों से जम्मू कश्मीर इत्तेहादुल मुस्लिमीन और अवामी एक्शन कमेटी से लाताल्लुकी इख्तियार करने की अपील की और पुलिस ने एक मुहिम के दौरान रिहायशियों पर जोर दिया कि वो जम्मू कश्मीर इत्तेहादुल मुस्लिमीन और अवामी एक्शन कमेटी से लाताल्लुकी इख्तियार करें। पुलिस की गाड़ियां बडगाम की सड़कों पर घूमती हुई नजर आईं, जो आम लोगों को इन तंजीमों के साथ किसी भी किस्म की वाबस्तगी से बाज रहने की पुरजोर अपीलें करती नजर आईं। याद रहे कि इससे कबल श्रीनगर पुलिस ने भी इसी तरह के अवाम से गुज़श्ता दिनों इन ममनू तंजीमों से दूर रहने की अपील की थी और फिर शोपिया में भी इसी तरह की पहल हुई। किसी भी किस्म की वाबस्तगी पाई गई तो उनके खिलाफ पुलिस स्टेशन बिरवा की तरफ से तमाम इलाका बिरवा के बाशिंदगान से अपील की जाती है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जानिब से अवामी एक्शन कमेटी और जम्मू व कश्मीर इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टियों को बैन कर दिया गया है। अगर किसी भी शख्स या अशखास को आज के बाद इन पार्टियों के साथ किसी भी किस्म की वाबस्तगी पाई गई तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई बामल लाई जाएगी। लिहाजा अपील की जाती है कि इन पार्टियों से दूरी बनाए रखें। मजहबी हमआहंगी, अखुवत, इंसानियत नवाजी और भाईचारे की एक और शानदार मिसाल आज कायम करते हुए जनूबी कश्मीर के पुलवामा ज़िले में कस्बा तराल के सिमू इलाके में देखने को मिली, जहां पर खुशविंदर सिंह नामी एक सिख ने अपनी ज़मीन मुसलमानों को कब्रिस्तान के लिए वक्फ कर दी। और ये सब एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब मुल्क के अंदर मजहब के नाम पर अवाम को तकसीम करने की कोशिशें जारी हैं। ताम तराल सिमू के रहने वाले खुशविंदर सिंह नामी सिख नौजवान जो पहले आगे आए और उसके बाद ये सिख बुजुर्ग भी, जिनने मुसलमानों को कब्रिस्तान के लिए ज़मीन फराहम करने का पहले वादा किया और अब ये ज़मीन उनको देकर दिल जीत लिया। गुलिस्तान न्यूज़ से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इलाके में सदियों से सिख बरादरी आबाद है और उनको मकामी मुसलमानों से इतना प्यार मोहब्बत मिल रहा है कि उन्हें अक़लीती बरादरी होने का कभी एहसास नहीं हुआ। एहसास कमतरी ना हो तो इस तरह के इक़दाम कोई भी उठा सकता है, लेकिन इसके लिए दिल चाहिए, जिगरा चाहिए, जो सिख तंजीमों या फिर ग्रुपों की जानिब से भी नहीं उठाया गया, वो एक सिख शहरी की जानिब से जुनूबी कस्बे में उठाया गया। मकामी लोगों ने इस अमल को भरपूर सराहा, इसे हमदर्दी, भाईचारे और अब जाकर बैनुल मज़ाहिब यकजहती जैसी कदरों की तजदीद को भी करार दिया। और भाईचारे की ये जज्बाती मिसाल हमें याद दिलाती है कश्मीर की आपसी रिश्ते मजहब, पस मंज़र और मुश्किलात से बालातर होकर कायम हैं, जहाँ आज भी इस तरह की जिंदा मिसाल कायम की गई और वो भी एक ऐसे शहरी से जिसे ना दौलत का न दुनिया का कोई मान है। यहाँ दो ही कौमें बसती हैं, सिख और मुसलमान, और हम सदियों से ये रवायती भाईचारा हमारा चलता आया है। अगर आप आज भी आप देखेंगे तो ये देखने के लिए और समझने के लिए है हमारा यहाँ का भाईचारा। ऐसा हो रहा था कि इस भाईचारे को हमारे बुज़ुर्गों ने, मेरे दादाजी ने, फिर मेरे बाप ने बहुत अच्छी तरह से निभाया है। ऐसे निभाया है कि आज भी हम लोग ये बड़े फ़ख्र से कहते हैं, अगर हमारा कोई हमसाया मुसलमान है हम उसको चाचा के नाम से पुकारते हैं और उनके घरों में, उनके आंगनों में जाके बैठते हैं। कोई वो रुकावट वाली बात नहीं, या वो भी हमारे घरों में आते हैं, हमारे पार्कों में आके बैठते हैं, रुकावट वाली कोई। ये भाईचारा ऐसा है कि इसको हम तोड़ नहीं सकते। तो उसी मिसाल को ज़िंदा रखते हुए ये हमारे भाई हैं, ये शेख मेला सईमू भाला है, इनको कब्रिस्तान के लिए रास्ता नहीं था। 2-3 साल तक ये रास्ता बंद था। अल्लाह का, खुदा का शुक्र ये हुआ कि उस 2-3 दिन में कोई मौत नहीं हुई। हालांकि इनको मैंने ये बोला था कि इसके साथ मेरा पुराना आंगन जुड़ा हुआ है और मैंने अपने भाइयों को कहा था कि खुदा ना खास्ता अगर ऐसी कोई बात हो जाती है किसी की, तो आप मेरे पुराने आंगन में से मय्यत को लेके आना। लेकिन फिर एक सोच बनी और ये जो ज़मीन है जहाँ पे आप देख रहे हो, इसको मैंने बदला। 2 शरीकों के साथ मैंने ज़मीन बदल के ये ज़मीन अपने कब्ज़े में ले ली, अपने नाम कर ली, और उसी में से मैंने इनको 90 फुट और 6 फुट का रास्ता काट के दिया। ये देख लो आप, इसमें टाइलें पड़ी हैं
और मैंने कहा कि ये मुझे बुज़ुर्गों की जो मेरी मारूसी है, जो मेरे बुज़ुर्गों की रवायत है, उस पर आँच नहीं पहुँचना चाहिए। आज मैंने इनको ये काम किया, मैंने इनको मेहनत नहीं रखी, ये मिन्नत समाजत वाला काम नहीं है। ये है कि ये जो कब्रिस्तान है आप देख रहे हैं, इस कब्रिस्तान में हमारे बुज़ुर्ग हैं, हमारे दादाजी हैं, हमारे चाचे हैं, हमारे भाई बहन हैं। ठीक है, ये मुसलमान कम्युनिटीज़ हैं, लेकिन जब हम ये देखते हैं कि हम इनके आंगनों में पले हैं, ये हमारे आंगनों में, तो एक रिश्ता कायम हो जाता है भाई भाई का, बाप बेटे का, दादे पोते का। तो हम ये समझते हैं कि ये इसमें हमारे दादे हैं, हमारे चाचे हैं, हमारी चाचियां हैं, हमारी बहनें हैं, या हमारी बहुएं हैं, या भाई हैं इसमें। तो मैंने ये इनको मुसलमानों को ये अतिया दे दिया। मैंने कहा आप जाओ, आपको मैयत लेने में किसी किस्म की कोई दुश्वारी नहीं आनी चाहिए। देखिए, पहले तो हम इसमें दरार डालने नहीं देंगे, क्योंकि खादन दरार से लेकर पूरा काजीगुंड तक हम एक ही माचिस की तीलियां हैं। जिस तरह माचिस की एक तीलियां 50 तीलियां माचिस की होती हैं, एक ही डब्बे में बंद रहती हैं, वैसे ही हम भी इस भाईचारे को वैसे ही बंद करके हमने रखा है। हमने कभी भी, हालांकि आप देखते हो यहाँ टर्माइल भी चला, लेकिन जो ये रवायती भाईचारा था, आपसी भाईचारा था, इसको हमने ऐंच आने नहीं दी और ना ही आगे आने देंगे। आज भी मैंने ये रिवायत कायम रखने के लिए आज भी मैंने ये अपने बच्चों को एक दर्स दे दिया कि देखो कैसे रवायती भाईचारा कायम था। चलिए, खूबसूरत मिसाल जनूबी कश्मीर से। और याद रखिएगा हम किस वक्त से गुजर रहे हैं जब कई तरह के सवालात, कई तरह की बातें दोनों कम्युनिटीज़ को लेकर की गई, हिंदू मुस्लिम के नाम पर लोगों को तकलीफ़ पहुंचाई गई, लड़ाने की कोशिशें हुई, लेकिन आज भी इस पुरफितन दौर में ज़िंदा दिल लोग मौजूद हैं। और मिसाल आपके सामने, ये सिर्फ एक इलाके की, वादी कश्मीर में चप्पे चप्पे पर इस तरह की अहम शख्सियात और बड़े दिल वाले लोग मौजूद हैं। प्रोग्राम अब तक जारी रहेगा, वक्त छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार एक और ख़ास रिपोर्ट।
के इम्तिहानी नताइज का ऐलान किया, लेकिन कई स्कूल ऐसे हैं जिनकी नाकस कारकर्दगी रही है। हाई स्कूल चांगलू बनिहाल रामबन के अंदर एक ऐसा स्कूल जहां 25 में से 24 के करीब तलबा फेल हो गए। इसी तरीके से 12वीं जमात के नताइज भी मुश्किल 50% तक पहुंच सके और बेशतर तलबा जो अब कॉलेज जाने की तैयारी कर रहे थे फेल हो गए। इस इलाके के लोगों की खुद आपको बात सुनाएंगे, वजूहात क्या है और अब इसके बाद क्या हो सकता है। क्या ये स्कूल चलना चाहिए या चलने के लायक है? क्या असातिज़ा की गलती है, बच्चों के या वालिदैन की? इसको ज़रा मकामी लोगों और असातिज़ा की ज़बान में या जो सेकंड इंचार्ज और बाकी तमाम लोग हैं मुतलकीन हैं उनकी ज़बान में सुनना चाहेंगे। गुलिस्तान नुमाइंदा आरिफ वहीद की ये रिपोर्ट देखिएगा हाई स्कूल चांगलू बनिहाल से। 10वीं जमात के इम्तिहानात के नताइज आने के साथ ही जो है चंजलू गवर्नमेंट हाई स्कूल जो है सुर्खियों में है। पिछले साल और इस साल 2 साल को अगर हम मिलाएं तो यहाँ का रिज़ल्ट जो है वो बिल्कुल जिसे हम कहें कि बिल्कुल नाकिस कारकर्दगी है। असातिज़ा साहिबान भी मेरे साथ मौजूद है, इनकी बात भी सुनेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि ये है गवर्नमेंट हाई स्कूल चंजलू। ये बानियाल टाउन से जो है ज़्यादा दूरी पर भी वाक़ा नहीं है और जो मैं स्कूल में इस समय तकरीबन अब छुट्टी का टाइम है, 7 से 8 असातिज़ा साहिबान मैं यहाँ पे देख रहा हूँ और इनसे मैं बात करने की कोशिश करूँगा कि पिछले साल जब 10वीं जमात के नताइज सामने आए तो उसमें ये कहा गया कि जनाब रिज़ल्ट जो है वो 0 है, यानी 25 बच्चे जो है 10th में अपीयर हो गए तो फिर यहाँ पर ये कहा जा रहा था नहीं जनाब 25 के 25 फेल है और फिर कुछ लोगों ने कहा नहीं जनाब 1 बच्ची पास थी। तो वो कन्फ्यूजन भी मैं दूर करूँगा, लेकिन 24 तो क्लियर है कि पिछले साल 25 बच्चों में से 24 बच्चे फेल हो गए थे। इस साल का जो रिज़ल्ट है उसमें 12 बच्चे अपीयर हो गए। जो मैंने गैजेट देखा तो 12 के 12 बच्चे फेल है। सर थोड़ा सा आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पे ये स्कूल उतना ज़्यादा फार फ्लंग एरिया पे नहीं है जहाँ पे ये कहा जाए जनाब कोई इतनी फैसिलिटी नहीं है, टीचर का पहुँचना जो है मुश्किल है, रोड जो है सिर्फ 4 मीटर की दूरी पे जो है इस स्कूल का डिस्टेंस है। वजूहात क्या है कि जो इतना मतलब जो है 0 रिज़ल्ट जो है 2 साल में आ रहा है? आप बात कीजिए जी। जैसा कि मैं पिछले 3 साल से यहाँ पे हूँ, तो जो कुछ मैंने ऑब्ज़र्व किया है, जो कुछ मैंने यहाँ देखा है, थोड़ा जोर से, तो इन 3 सालों में यहाँ जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, 2 प्रॉब्लम है सबसे बड़ी। एक तो यहाँ स्टाफ की बहुत किल्लत है और यहाँ जो पेरेंट्स हैं वो कोऑपरेटिव नहीं है। पेरेंट्स बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। यहाँ मैक्सिमम बच्चे जो है वो एग्ज़ाम फॉर्म भरने के बाद पंजाब चले जाते हैं। कोई मिल में होता है, कोई चंडीगढ़ में होता है, कोई कहीं होता है। तो जब एग्ज़ाम का टाइम होता है तो एग्ज़ाम से 1 या 2 दिन पहले ये स्कूल पहुँच जाते हैं। आप मुझे बताइए कि जो बच्चा 3-4 महीने कहीं काम करने गया हो, 2 दिन पहले एग्ज़ाम से आएगा तो उसका पास होना नामुमकिन है। तो ये चीज़ आपने कितनी बार जो है आपने अपने चीफ एजुकेशन ऑफिसर तक जो है इन रिटन में थ्रू योर हेडमास्टर भेज दिया कि जनाब यहाँ पर हमारी ये प्रॉब्लम है, बच्चे फॉर्म भर के जो है आपके मुताबिक जनाब वो पंजाब जा रहे हैं? कोई रिटन 2 या 3 साल के अंदर आपने कुछ भेजा? सर रिसेंटली हमारा जो यहाँ इंचार्ज हेडमास्टर था वो यहाँ से उसकी प्रमोशन हुई थी, वो एडजस्ट हुआ है बनकोट में, हाई स्कूल बनकोट में। तो उसका जब यहाँ से जाना है उसके बाद यहाँ एहतजाज हुआ, लोगों ने एहतजाज किया। मैं एहतजाज पे सर नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ जो आपने बताया। आई वांट टू नो ओनली दिस थिंग कि मतलब जो 2 साल 3 साल आपको भी हो गए, आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? मैं इंग्लिश पढ़ाते हैं, माशाल्लाह। तो 3 साल के अरसे में क्या ऐसी लेटर जो है आपकी तरफ से क्या मतलब ZDO तक या चीफ एजुकेशन ऑफिसर या डायरेक्टर तक ये बात आपने पहुँचाई? वही बात मैं करने वाला था सर। तो जब ये उसके बाद बच्चों ने भी एहतजाज यहाँ पे किया तो उसके बाद हमने पेरेंट्स की एक मीटिंग ली। उसके बाद और एक मीटिंग, 2 मीटिंगें हमने ली पेरेंट्स की यहाँ पे। कुछ एक पेरेंट आए, ज़्यादातर जो पेरेंट्स हैं उन्होंने तवज्जो नहीं दी। 10 से 12 या 15 पेरेंट्स आए होंगे यहाँ। तो ये बात जो है डिस्कस हुई है, बाज़ाब्ता डिस्कस हुई है कि यहाँ स्टाफ की बहुत किल्लत है। स्टाफ यहाँ पे 6 मास्टर ग्रेड की पोस्टें हैं, उनमें से टोटल 1 मास्टर ग्रेड की पोस्ट जो है फिल्ड है, वो भी रिसेंटली जो वो आई है मैम। टीचर जनरल लाइन टीचर की यहाँ पे 3 पोस्टें हैं, उनमें से टोटल 1 पोस्ट जो है जिसमें मैं हूँ वो फिल्ड है। और ये 1 ग्रेड सेकंड और ग्रेड का एक छोटा सा स्कूल है, शायद प्राइमरी है या मिडिल है, वहाँ का स्टाफ भी जो है यहाँ पर ही है।
ये क्लब हुआ है सर स्कूल पिछले वही साल। क्लब हुआ है। जी हाँ। तो अब तो टोटल मैं यहाँ पे देख रहा हूँ तकरीबन 8 तो है। सर इसमें जो ये जो क्लब हमारे साथ जो 2 स्कूल क्लब है, एक मलवट का है और एक ये नाइकपुरा का है। तो उसका स्टाफ भी यहाँ पे ही है। स्टाफ यहाँ पे है, लेकिन सर जो वहाँ के जो टीचर्स है वो ये हायर क्लासेस जो है इनको मतलब पढ़ाने से थोड़ा गुरेज ही करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारा जो मेन है प्राइमरी क्लासेस को हमने पढ़ाना है। तो उनको ये चीज़ भी एक मैटर करती है कि स्टाफ की बहुत, आप खुद ख्याल कर लीजिए कि 6 मास्टर ग्रेड की पोस्टें हैं, उनमें से 5 पोस्टें वैकेंट है, टीचर की 3 पोस्टें हैं, उनमें से 2 वैकेंट है, हेड मास्टर की पोस्ट जो है वो भी वैकेंट है। मगर ये अगर हम इस चीज़ को सामने रखें तो ये अगर हम देखें पूरे रामबन ज़िला के अंदर तो इसी तरह की सिचुएशन है जिस तरह से आप बता रहे हैं। बाकी हाई स्कूल्स के अंदर भी जो है कोई जो सैंक्शन स्टाफ है पूरा तो कहीं पे भी नहीं है। हेडलेस स्कूल जो है बहुत सारी जगहों पे, हम इस बात को भी मानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पे जिस तरह से पिछले साल भी आपके स्कूल का यानी 25 बच्चे अपीयर हो गए, 25 में से तकरीबन मुझे जो नॉलेज है 25 के 25 फेल हो गए। अब आप बोल रहे हैं कि नहीं जनाब एक लड़की पास हो गई थी, चलो वही मानेंगे जनाब 25 में से 24 तो फेल हो गए। अब आप क्या मानते हैं कि जो असातिज़ा साहिबान का जो कंट्रीब्यूशन है, अगर अब हम माने, हम ये पिछले ज़माने से सुनते आ रहे हैं जनाब ट्रायंगुलर पैटर्न, उस्ताद बच्चा पेरेंट, तो असातिज़ा साहिबान का जो 33% रिजल्ट है वो तो कहीं ना कहीं पे ग्राउंड पे होना चाहिए। सर जैसा मैंने पहले कहा आपको कि हमारी कोशिश रहती है, आप बच्चों से भी कंफर्म कर सकते हो जो इस साल की 10th क्लास है अभी तक हमने कितना सिलेबस कवर किया है, या जो पिछले साल के जो बच्चे थे उनसे भी आप ये कंफर्म कर सकते हो कि हमने उनका सिलेबस कितना कवर किया था। अब देखो सर जितना हमारे तक है वो तो हम कर रहे हैं। बाकी मैंने आपको जो पहले ही कहा कि पेरेंट्स जो यहाँ के बिल्कुल भी कोऑपरेटिव नहीं है, बच्चों को बाहर भेज देते हैं, तो फिर ये नतीजा जो है बुरा होता है। तो लास्ट फाइनल ये हमारे सर आके लगता है। चलिए नाज़रीन, एक उस्ताद के साथ मैं बात कर रहा हूँ गवर्नमेंट हाई स्कूल चंजलू में जो इंग्लिश पढ़ाते हैं। इनका मानना है कि जनाब बच्चे जो है फिर फार्म फिलअप करने के बाद पंजाब वगैरह जाते हैं, लेकिन मामला ये है कि अक्सर हम देखते हैं कि जैसे हमारे दूर दराज इलाके हैं, बहुमंगित, खड़ी, त्रन्ना, त्रोगाम, डोलीगाम के ऊपरी इलाकों में जो है इससे दूर जो है स्कूल बने हुए हैं, लेकिन इस तरह का मनफी रिजल्ट जो है वो नहीं है। क्या फिर उसमें भी जो है इसी चीज़ को जो है वो कोट किया जाएगा? सर आप थोड़ा सा मुझे बताइए, आप तो इंचार्ज है जनाब, आप सेकंड इंचार्ज हैं, आप थोड़ा सा बताइए वजूहत क्या है, क्यों मतलब इतना नेगेटिव रिजल्ट जो है आपके स्कूल का है? सर बात तो इस तरह है कि जो हमारा हाई स्कूल है गवर्नमेंट हाई स्कूल चंजलू, जो 2012 में अपग्रेड हुआ है हाई स्कूल बने, लेकिन तब से हमें आज तक इस हाई स्कूल में पूरा स्टाफ देखा नहीं 2012 से लेकर आज तक। और हम कोशिश कर रहे थे हर वक्त कि हमारे बच्चे आगे चलने चाहिए, लेकिन हमारे पास स्टाफ ही कम हो। मास्टर ग्रेड की 6 पोस्ट है, 6 पोस्ट में एक पोस्ट फिलअप होगी रिसेंटली 4-5 दिन के पहले, 1 महीना हो गया उसको यहाँ पर काम करते हुए। तब से हम टीचर इसमें सेकंड ग्रेड टीचर एक है, मैं ग्रेड टीचर 3rd हूँ, और हमारे पास जनरल लाइन का टीचर एक है, हम काम कर रहे हैं। बाकी हमने प्राइमरी स्कूल से भी उस्ताद यहाँ लाए कुछ, लेकिन बेचारे ये भी कहते हैं हम प्राइमरी स्कूल से आए हैं, क्या पढ़ाएंगे? सर देखिए, मैं आपको बताऊंगा, उस्ताद जो है कौम का मेहमान है, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, दिल से इज्जत करता हूं, लेकिन ये बात पूरी डाइजेस्ट नहीं होने वाली है। देखिए अगर हम कस्पुट हाई स्कूल की बात करें, दूसरे हमारे जो नील साइड हाई स्कूल की बात करें जो दूर दराज इलाके हैं, नील जी, इस तरह से प्रहेंदर की बात करें, तो ऐसे स्कूलों के अंदर जो है फिर भी 60% रिजल्ट जो है वो सामने आ गया इसी नौयत का स्टाफ होने के बावजूद, और ये तो बिल्कुल नज़दीक है। सर इसमें ये भी एक बात है कि वहाँ पर उनको सेंटर अपने स्कूल में होता है। हमारे बच्चे तो बाजार जाते हैं हायर सेकेंडरी में एग्जाम देने के लिए, हमारे बच्चे जाते हैं बेचारे एग्जाम देने को, वहाँ कोई हमारा टीचर भी नहीं जाता है, ना उनको वो हेल्प करता है। तो कोसपुर ताली की बात करें, हमें जलवाले की बात करें, उनको अब सेंटर अपने घर में है। तो आप क्या मानते हैं कि जिनके सेंटर जो है नज़दीक है वहाँ पर फिर मास कॉपिंग हो रही है? क्या हो रहा है क्या है, लेकिन उनको उनके बच्चे पास, उसमें तो फिर यही बात सामने आती है कि जनाब वो बाजार में देते हैं, आपके बच्चे बाजार में देते हैं, जिनके सेंटर वहाँ पे नज़दीक है वो पास हो रहे हैं, बात तो वही आ जाती है। पास तो हो रहे हैं, लेकिन है ना वो सेंटर अपने घर में अपने स्कूल में अंदर वो कोशिश करते हैं कि हमारा रिजल्ट अच्छा निकला चाहिए। हम तो हमारे बच्चे जाते खुदा के हवाले जाते हैं हायर सेकेंडरी में, गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में एग्जाम देने के लिए। मगर सर देखो, आप कहते हैं कि खुदा के हवाले, मैं जब अभी आपके स्कूल से नीचे उतर रहा था, मैंने तो कुछ बच्चे छुट्टी से पहले ही जो है इन सीढ़ियों से चढ़ते हुए ऊपर देखे, तो क्या वो भी मतलब ये पब्लिक का ही कसूर है? पब्लिक का कसूर इसमें नहीं सर, आज सैटरडे है, आज हॉलीवुड गेम्स भी थे, जो छोटे बच्चे हैं
फर्स्ट पीरियड सेकंड थर्ड पीरियड उनको आप छोड़ते हैं, बाकी बड़े बच्चे आज खेलते हैं सभी तरीके से, उनको गेम्स होते हैं थोड़े बहुत, लेकिन उसके बावजूद भी हमने क्लासें पकड़े, हमने उनको 1 घंटा खिलाया, उसके बाद में 3 बजे फिर भी पिछले साल भी इतना मनफी रिजल्ट आ गया, तकरीबन 25 के 25 ही जो है उसको तस्वुर किया जा देना फेल हो गए, तो इस साल 12 के 12 बच्चे फेल हो गए। अगर पिछले साल इतना मनफी रिजल्ट आ गया, क्या उस पर फिर कोई वर्कआउट किया गया कि जनाब ये जो है एक बड़ी मतलब ये गलत बात है कि जनाब उससे जो है इस इलाके का भी नाम खराब हो गया, क्योंकि कुछ बच्चे जो यहाँ से बाहर पढ़ते हैं उन्होंने तो जो रिसेंटली ये जो 12th का एग्ज़ाम आ गया, 10th का एग्ज़ाम आ गया, तो उसमें तो उनने मतलब जो है अच्छी 90% से ऊपर जो है वो मार्क्स आए। सर हमने तो बहुत कोशिश की, पिछले साल भी हमने बहुत कोशिश की, तो हमारे स्टाफ ने बहुत अच्छा पढ़ाया था, उनको बहुत मेहनत की थी, लेकिन लास्ट में ऐसा ही हुआ कि बच्चे हमारे कमज़ोर हो गए, लेकिन यहाँ की जो पेरेंट है वो साथ भी पूरा देते, ताऊ नहीं करते हमारे साथ। पिछले साल क्या कोशिश की? पिछले साल कोशिश की 25 बच्चे फेल हो गए। अगर कोशिश की होती शायद जो 12 बच्चे आपने हायर क्लास, सुनिए मेरी बात, जिस पेरेंट का बच्चा फेल हो जाता है, आप अंदाज़ा लगाइए कि हम कहाँ पे रह रहे हैं। 25 बच्चे जब फेल हो जाएंगे पूरे स्कूल के, जो 25 बच्चे एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं, और उसके बाद नसीहत तो थोड़ी बहुत बच्चों के पेरेंट्स को भी लेनी चाहिए, आपको भी लेनी चाहिए। फिर अगर इस साल 12 बच्चे स्कूल में अपीयर हो गए इस एग्ज़ाम में, तो 12 में से तो एक भी बच्चा तो पास होना चाहिए। सर वजूहत है कि हाँ मैंने कहा ना पहले कि यहाँ स्टाफ की बहुत कमी है, कि मास्टर ग्रेड है नहीं कोई जो हायर क्लासों को पढ़ाएगा 9th 10th क्लास को। यहाँ तो हम तमाम टीचर्स हैं, एलिमेंट्री क्लास के टीचर हम फिर भी हम पढ़ाते हैं हाई क्लासों को भी, 9th क्लास को भी पढ़ाते हैं, मैट्रिक क्लास को, लेकिन वो उसके लिए मास्टर ग्रेड होना चाहिए। मास्टर के बावजूद लास्ट में एक पॉइंट जानना चाहिए, आप किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? ये जो पिछले साल भी 0 रिजल्ट आ गया, इस साल भी 0 रिजल्ट आ गया, जिम्मेदार इसमें हम समझो स्टाफ भी है और पेरेंट भी है। स्टाफ कितना जिम्मेदार है और पेरेंट्स कितने जिम्मेदार और बच्चे कितने जिम्मेदार हैं? तकरीबन 50% तो सबका काम है इसमें, क्योंकि जो स्टाफ यहाँ का जो पेरेंट है वो भी हमारे पूरा ताउन नहीं करते, साथ नहीं देते, बच्चों को काफी शाह में चेक नहीं करते हैं कहाँ हमारा बच्चा था, जिनको क्या क्या इसने क्या नहीं, स्टाफ की ये भी कमी कि वो भी पूरा ध्यान नहीं करते हैं बच्चों की तरफ। आप इस चीज़ को मानते हैं? हाँ थोड़ा बहुत हम नाज़रीन, मेरे इधर आने का मकसद ये था कि मैं यहाँ पे छुट्टी के टाइम जो है आपको ये दिखाऊं कि जनाब ये चंजलू हाई स्कूल है, जहाँ पर पिछले साल 25 बच्चे जो है फेल हो गए, और इस साल 12 बच्चे थे जो अपीयर हो गए 10th के उस एग्ज़ाम में, और 12 के 12 बच्चे फेल हो गए, जो कि काफ़ी अफसोसनाक वाक़ा है। इट्स अ डिज़ास्टर रिलेटेड टू एजुकेशन सेक्टर जो यहाँ चंजलू वाला की बिल्कुल। अगर मैं इस चीज़ में दिखाऊं कि जनाब ये गाड़ी है रोड पे जो खड़ी है, जो हम बनियाल टाउन से आगे, तो आप ये देख सकते हैं कि कितनी दूरी पे जो है ये स्कूल है, कहीं पे फार फ्लंग एरिया में नहीं है जहाँ पर आपकी रसाई नहीं है, या आपको जो है 15 किलोमीटर 5 किलोमीटर 8 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं पे इस मामले को देखने की ज़रूरत है। कहते हैं कि किसी कौम को अगर आगे जाना हो तो उसका तालीमी मायार बेहतर होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन तकलीफ़ उस समय इंसान को होती है कि जब किसी का बच्चा फेल हो जाता है। यूँ तो जो है कभी कभार ऑर्डिनरी तौर पे जो है लोग सुनते हैं कि जनाब इतने बच्चे 25 बच्चे 10th में अपीयर हो गए, 25 के 25 फेल हो गए पिछले साल। इस साल इसी स्कूल के 12 बच्चे 10th के उस इम्तहान में बैठे, 12 के 12 बच्चे फेल हो गए। तो कहीं ना कहीं पे जो है सरकारी सतह पे जो है इस चीज़ को देखने की ज़रूरत है। कैमरा पर्सन शाहनवाज के साथ आरिफ वहीद, गुलिस्तान। जम्मू कश्मीर की सरहदों पर पुरतनाव सूरत हाल है। मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर सूरत हाल इंतहाई ख़राब है, और ये सब तब हुआ जब जम्मू कश्मीर के जनूबी हिस्से में बाइसरन वादी के अंदर पहलगाम में दहशतगर्दाना हमले में 26 मासूम और 79 शहरियों की जान गई। मुख्तलिफ शख्सियात जो सियासी भी हैं, समाजी भी हैं, मजहबी हैं, और तकरीबन तमाम खित्तों से, तमाम इलाकों से और बिलखुसूस जम्मू कश्मीर के कोने कोने से इस हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई। आज भी ये सिलसिला जारी है और ज़बरदस्त गमो गुस्सा और नाराज़गी इस हमले के बाद है। जम्मू कश्मीर में सरकर्दा सियासतदान, साबिक MLC और भारतीय जनता पार्टी के ज़िला सदर मोहम्मद रफ़ीक शाह शुमाली कश्मीर में गुलिस्तान नुमाइंदा साहिल शमीम से बात कर रहे थे। पहाड़ी कबीले की एक जो तंजीम भी है, जिसके लिए एक तवील मुद्दत से पहाड़ी कबीले के लिए खिदमात भी अंजाम देते रहे हैं, जिन्होंने इस हवाले से बात की, हमले की भी मजम्मत की और जम्मू कश्मीर के हालात पर बात करते हुए कहा कि अब वक्त आ गया है कि मरकजी सरकार और अफवाज हिंद पाकिस्तान को उसी की ज़बान में सबक सिखाएं। ये खास गुफ्तगू देखिए।
गुलिस्तान के इस खुसूसी प्रोग्राम में मेरे साथ बराह रास्त इस वक्त जो है पहाड़ी कबीले के चेयरमैन मोहम्मद रफ़ीक शाह साहब, जो कि साहब का MLC भी रह चुके हैं। मैं इस वक्त जो है ये डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है BJP के, तो बराह रास्त इनसे हम बात करेंगे। जिस तरह से जो है पहलगाम अटैक हुआ है तो उसमें जो है 27 जानें जो है वो चली गई है, लोगों में इस वक्त खौफ हिरास पैदा हो गया है, तो बराह रास्त इनसे हम बात करेंगे। जी शाह साहब, आप हमें बताइए, क्योंकि आप जो है पहाड़ी कबीले के चेयरमैन भी है, मौजूदा वक्त में इस वक्त डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी है BJP के है, तो अगर हम इस वक्त मौजूदा हालात की बात करेंगे, किस नज़रिए से आप इस चीज़ को देखते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि जो बहुत बड़ी बदनसीबी हमारी है कश्मीर के लोगों की, जो पहलगाम जैसे वाक़ात रूनमा होते हैं, इससे पहले भी ऐसे वाक़ात हुए हैं रूनमा, लेकिन आज जो हमला हुआ है उसमें 27 लोग जो हमारे मुल्क के शहरी निहत्ते शहरी जो हैं वहाँ शहीद किए गए दहशतगर्दों के हाथों, उन पर गोली चलाई गई। ये जो एक्ट है, ये जो हरकत है, ये एक दरिंदगी का खुला नाच है और कश्मीरियत पर हमला है, इंसानियत का कत्ल है। हम हर लिहाज से इसकी मुखालफत करते हैं, मज़म्मत करते हैं। ऐसा अमल अंजाम देने में कोई भी आदमी जो बराह रास्त या बिलवास्ता इसमें शामिल है, मैं उसको इंसान नहीं कहूँगा। वो दरिंदा ही हो सकता है और वो कभी भी इस्लाम का दोस्त नहीं हो सकता है, वो कश्मीरियत का दोस्त नहीं हो सकता है, वो मुसलमानों का दोस्त नहीं हो सकता है और वो इंसानियत का दोस्त नहीं हो सकता है। क्योंकि जो 27 शहरी वहाँ पर जो हमारे मुल्क के शहीद किए गए, उन पर कातलाना हमला हुआ, उनका कत्ल किया गया, वो नहायती दरिंदगी का एक जीता जागता जो है सबूत है। 1990 से जो है आपने हालात देखे हैं जम्मू कश्मीर में, किस तरह यहाँ पर हालात बने हुए, मिलिटेंसी कब स्टार्ट हो गई है और किस तरह फिर आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर हालात ठीक हो गए? देखिए, आज जहाँ तक जम्मू कश्मीर की बात करें हम, तो 75 बरस हो गए हम रो रहे हैं। 75 बरस से हम एक जो है डिस्टर्बेंस की सिचुएशन जो है वो देख रहे हैं। इसमें हमारी कई नस्लें ख़राब हो गई, हमारे बच्चे जो हैं वो कत्ल हुए और हमारे मीलों तक हमारे कब्रिस्तान हैं और फिर हज़ारों लोग हमारे जेलों में हैं, फिर हज़ारों लोगों पर FIR हैं। मतलब क्या है, मकसद क्या है इसका? कोई मौक़िफ़ होना चाहिए, कोई मकसद होना चाहिए। मकसद इसका कुछ भी नहीं है। खाली इसका मकसद यह है कि जो अंग्रेज़ यहाँ तनाज़ा छोड़ कर गए थे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में, उस तनाज़े के नतीजे में, उस बेबुनियाद झगड़े के नतीजे में हमारे जवान, हमारे लोग, हमारी प्रॉपर्टियाँ, हमारे घर तबाह हुए। अब चूँकि बार बार पाकिस्तान को मशवरा दिया, समझाया, अटल बिहारी वाजपेयी जी बस में बैठकर लाहौर गए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर जो है नवाज शरीफ के घर भी गए उनकी बेटी की शादी में, और बग़ैर इनविटेशन गए। आप खुलूस की हद ये देखें, बग़ैर इनविटेशन गए। और हमने हमेशा जो है पाकिस्तान के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन पाकिस्तान को दोस्ती की बात, अमन की ज़बान समझ नहीं आती है। तो आज ये यकीनी हो गया है कि एक बार आर पार की लड़ाई हो जाए और फैसला कुन लड़ाई हो जाए और हमारे प्राइम मिनिस्टर को, पाकिस्तान को जो है नतीजा खेज और मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए इस चीज़ का। क्योंकि कब तक हम, हमारे लोग बलकते रहेंगे, तड़पते रहेंगे, मरते रहेंगे? आखिरकार एक बार इसका फैसला हो जाना चाहिए। इस बात में भी शक नहीं है कि जंग किसी भी तरह दोनों ममालिक के जो है मुफाद में नहीं है, क्योंकि जंग में जब तोफखाने या टैंकें चलती हैं, वो आगे की तरफ चलें तो भी अपने खेतों को रोनती हैं, वो पीछे की तरफ वापस लौटें तो भी अपने खेतों को रोनती हैं। लेकिन कभी कभार मुस्तकिल और दायमी अमन के लिए जंग बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसलिए अगर पाकिस्तान जो है वो अमन की ज़बान को नहीं समझता है, वो दोस्ती की ज़बान को नहीं समझता है, तो जंग लाजमी हो चुका है।
तो अगर हम बात करें कि जो सरहदों पे इस वक्त लोग रह रहे हैं, खासकर अगर हम उड़ी सेक्टर की बात करेंगे या गुरेज़ वैली की बात करेंगे, अपने टंगडार, केरन, मच्छल, चुमगढ़ जितने भी बॉर्डर इलाके हैं, वहाँ पर जो इस वक्त लोग रह रहे हैं वो खौफ हिरास में हैं, क्योंकि उनको ये पता नहीं है कब क्या होने वाला है। तो किस तरह इस चीज़ को आप देखते हैं? और जिन लोगों के पास बैंकर्स है, बाकी चीज़ें हैं, या जिनके पास वो बैंकर बनाए हुए हैं या कई लोगों ने खुद बनाए हैं या सरकार की जानिब से जिनको बैंकर दिए गए हैं, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जिनके पास वो बैंकर वगैरह नहीं है, तो उनके लिए किस तरह जो है सरकार को काम करना चाहिए? देखिए जनाब, जहाँ तक खौफ हिरास का ताल्लुक है, जहाँ तक डर का ताल्लुक है, एहसास कमतरी का ताल्लुक है, ये तो हम 1947 से बार बार मर रहे हैं ना। तो लोगों को डरना नहीं चाहिए, एहसास कमतरी का शिकार नहीं होना चाहिए। एक ना एक बार लोगों को खड़ा होना है, एक ना एक बार लोगों को इस चीज के लिए खड़ा होना है। मौत और जिंदगी अल्लाह ताला के हाथ में है। कुल नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत। एक बार लोगों को खड़ा हो जाना चाहिए और एहसास कमतरी से बाहर आना चाहिए और इस चीज़ का मुकाबला खुलकर करना है। जिस तरह परसों लोगों ने इस पहलगाम वाक़ा के खिलाफ सड़कों पर उतर कर खुले आम मुकाबला किया इस चीज़ का और खुले आम जो है मुखालफत की। आज वो वक्त आ चुका है जब हमारे लोगों को डर, खौफ और अपनी जान की परवाह करते हुए अपनी आइंदा नस्लों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपनी नस्लों के मुस्तक़बिल को बेहतर बनाने के लिए खुले आम सामने आना चाहिए और आज जंग से नहीं डरना चाहिए। क्योंकि कब तक मरते रहेंगे, कब तक हम डरते रहेंगे? कभी एक मुसीबत, कभी दूसरी मुसीबत, कभी तीसरी मुसीबत। ये तो हम 1947 से देख रहे हैं ना। हम तो तबाह हो गए या हमारे आबा व अजदाद तबाह हो गए, कल हमारे बच्चों का क्या होगा? अब देखिए यहाँ नार्को टेररिज्म को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। गन टेररिज्म तो था ही, अब जो है इकोनॉमिकल टेररिज्म हुआ, एजुकेशन टेररिज्म हुआ। हमारा जो है जो बुनियादी ढांचा हमारा था, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा जो था इस रियासत का, जम्मू कश्मीर का, वो तबाह हुआ इस मिलिटेंसी में। अखलाकियात पर हमला किया गया, तहजीब पर हमला किया गया, हमारी हर चीज़ पर हमला किया गया। हमारे घर जले, हमारी इज्जतें लुटी। आखिर कब तक लुटती रहेंगी? एक बार हो जाए। और जहाँ तक बैंकरों का आपने बताया, ये जंग बैंकरों की नहीं है। जो अब जंग होगी ये बैंकरों की नहीं होगी, ये जंग उससे बहुत ज़्यादा बड़ी होगी और हमारे या आम आदमी के अंदाजे से भी बड़ी जंग होगी। इसमें जो बचा वो सिकंदर, और बचेगा वही जो ताकतवर होगा। और ताकतवर माशाल्लाह हिंदुस्तान आधी दुनिया है, तो बहुत बड़ी आबादी है हमारी। एक बार हमें फैसला लेना ही चाहिए इस बात पर। ये 1947 में ही लीडरशिप गलत थी। गलत लीडरशिप की वजह से कश्मीरी डबल सोच का शिकार हुए। और अगर उस वक्त कश्मीरी को एक ही रास्ता दिखाया होता तो आज नौबत यहाँ तक नहीं पहुँचती। और बयानबाजियाँ करके अपने आप को डिफेंड करना या अपनी कुर्सी को डिफेंड करना वो अलग बात है। लेकिन जहाँ तक कश्मीरी का ताल्लुक है, तारीख गवाह है, कश्मीरी हमेशा एक अमन पसंद कौम रही है। कश्मीरी हमेशा एजुकेशन को फ़रोग देता था। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाईचारा था। कश्मीरियों ने कभी मजहबी बुनियाद परस्ती को जो है एक्सेप्ट नहीं किया है, जिसका जीता जागता ये सबूत है कि यहाँ पर जमात इस्लामिया ने कभी भी गवर्नमेंट नहीं बना सकी। यहाँ पर किसी भी मजहबी तंजीम ने कभी भी जो है अपनी हुकूमत नहीं बना सकी। यहाँ जो आया वो हिंदू मुस्लिम भाईचारे के नाम पर ही आगे आया। एक प्रोपगंडा किया जा रहा है कि कश्मीरी अगर सड़क पर आया है तो वो इसलिए आया है कि उनका टूरिज़्म बंद हो गया। मैं आपको याद दिलाना चाहूँ कि 90 से 2005 तक कोई भी टूरिस्ट जो है यहाँ कश्मीर में नहीं आता था। 90 से लेकर 2005 तक यहाँ जो है मिलिटेंसी का बहुत ज़्यादा असर था, ये आपको देखने को मिला होगा। और यहाँ हमने परखचे उड़ते देखे हैं इंसानों के, यहाँ गाड़ियों को उड़ते देखा है, यहाँ लोगों को मरते देखा है। यहाँ आदमी बाहर निकलने से भी डरता था, लेकिन उस वक़्त भी कश्मीरियों ने रोटी खाई, उस वक़्त भी यहाँ के लोगों ने रोटी खाई। कोई भूखा उस दौर में भी नहीं मरा। टूरिज़्म एक अलग बात है, टूरिज़्म एक अलग मसला है, इकानमी एक अलग मसला है। लेकिन आज जो हमला पहलगाम पर हुआ है वो इंसानियत पर हमला है, वो कश्मीरियत पर हमला है,
वो हम पर हमला है, वो हमारे मुल्क पर हमला है। ये बात कोई ना कहे कि कश्मीरी टूरिज़्म के लिए रो रहा है। कश्मीरी हर हाल में ज़िंदा रहना जानता है, वो जीना जानता है। कश्मीरी ने उस वक़्त भी अपने आप को ज़िंदा रखा जब वो दो तरह की बंदूकों के बीच में फंसा हुआ था, वो चक्की के दो पार्टों में पिस रहा था। कश्मीरी मेहनत मजदूरी करके अपनी रोटी खाता है। वो टूरिज़्म मसला नहीं है, मसला इंसानियत है, मसला मुल्क की सालमियत है, मसला दायमी अमन का है। दायमी अमन होगा तो टूरिज़्म भी होगा, दायमी अमन होगा तो रोज़गार भी मिलेगा, दायमी अमन होगा तो हमारे बच्चे पढ़े लिखेंगे भी, यहाँ हुकूमतें भी बनेगी। ये जो हमला हुआ है ये इंसानियत पर हमला है, ये कश्मीरियत पर हमला है और हम इस हमले की मज़म्मत करते हैं। सीज़ फायर वायलेशन जो है वो POK की जानिब से किया जाता है, जिसमें अखनूर सेक्टर है या नौशहरा सेक्टर है या उड़ी बारामूला है या हमारा कुपवाड़ा के जितने भी बॉर्डर इलाके हैं। देखिए जी, सीज़ फायर वायलेशन का ताल्लुक जहाँ तक है, सीज़ फायर मायदा जो हमारे दरमियान हुआ है वो कुछ उसूलों पर मुबनी है। जब दो पार्टीज़ के बीच में अमन का माहौल होता है और एक दूसरे को तस्लीम करते हैं तो वहाँ कोई भी ट्रीटी, कोई भी मायदा जो होता है वो इफ़ेक्टिव होता है। ये एक कानून की बात है, वो नाफजुल अमल होता है। जब दो पार्टियों में से एक पार्टी एक दूसरे के वजूद को तस्लीम ही ना करे या वो उस अमन के हालात को जो है कायम रखने की कोशिश न करे तो वहाँ हर मायदे जो हैं वो बेमाने हो जाते हैं। और जब आप हमारे अंदर आकर हमला करते हैं, हमारे घर में घुसते हैं, एक तरफ हमें ज़मानत देते हैं कि हम मुदाखलत नहीं करेंगे, दूसरी तरफ आप हमारे घर में घुसकर हमारे ऊपर हमला करते हैं, तो वहाँ कौन सा मायदा है? जो भी कुछ एक्ट हो रहा है, जो भी अमल हो रहा है, जो भी हमला हम पर हो रहा है दूसरी तरफ से, हमारे मुल्क को, हमारे प्राइम मिनिस्टर को उसका जवाब देना चाहिए और हमारा प्राइम मिनिस्टर का जवाब देगा, ज़रूर देगा। हमारा वज़ीर आज़म जो है वो उसका जवाब ज़रूर देगा। ये हमारे साथ थे मोहम्मद रफ़ीक शाह साहब, जो कि पहाड़ी कबायले के चेयरमैन भी है और इस वक्त मौजूदा वक्त में जो है डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है BJP के, और साहब का MLC भी रह चुके हैं। इन्होंने जो है बहुत सारी यहाँ पर जो है जम्मू कश्मीर में हालात जो है वो देखे हैं। इनका ये साफ तौर मानना है कि इस वक्त जो है मरकज़ी सरकार को चाहिए कि वो जो है पाकिस्तान को भरपूर जवाब दे। जिस तरह से यहाँ पर हालात इस वक्त जम्मू कश्मीर में बने हुए हैं, ख़ासकर जो टेरर अटैक हुआ है पुलवामा में, क्योंकि यहाँ के रोज़गार पे, यहाँ पे इंसानियत पे, यहाँ की कश्मीरियत पे जो है वो हमला हुआ है। कश्मीरियों ने जो है मुकम्मल यहाँ पर एक दिन का हड़ताल भी किया है, लगातार प्रोटेस्ट किए हैं, लेकिन फिर भी जो है पाकिस्तान बाज नहीं आता है। अब इनका भी मानना है कि फाइनली जो है मरकज़ी सरकार को चाहिए कि वो पाकिस्तान को भरपूर जवाब दिए। साहिल शमीम, गुलिस्तान न्यूज़, कुपवाड़ा।